हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो चैप्टर चल रहा था मानव में सामान्य एवं प्रमुख रोग, तो देखिए इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 40 मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एचआईवी वायरस, उसकी संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जो एड्स रोग है उसका प्रसारण किस प्रकार होता है, यानी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स रोग किन माध्यमों से हो सकता है। तो पहला माध्यम होता है कि असुरक्षित यौन संबंधों से। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसके साथ अगर स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अगर सेक्स किया जाता है, यौन संपर्क बनाया जाता है, तो एड्स रोग फैल सकता है। उसके अलावा यदि किसी मां को एड्स है तो कुछ हद तक अपरा द्वारा उसकी संतान में भी जा सकता है, जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका रक्त है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी एड्स हो सकता है। यानी जो एचआईवी वायरस होता है वो रोगी के शरीर के लिक्विड पार्टों में उपस्थित रहता है। जो भी द्रव भाग होंगे शरीर के, उनके अंदर एचआईवी वायरस उपस्थित रहता है और ये स्वस्थ व्यक्ति, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। तो देखिए एड्स रोग फैलने के कारण, एड्स रोग के प्रसारण का कारण पहला है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है अपरा द्वारा माता से भ्रूण में, तीसरा है रक्ताधान द्वारा ठीक है। तो ये कई कारण हैं जो एड्स रोग को फैलाने के लिए भागीदारी निभाते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक। उसके बाद हम देखते हैं एड्स रोग का पता लगाने के लिए दो प्रकार की जांच की जाती है। तो इसके साथ ही पॉइंट नोट कर लीजिए। जांच, दो प्रकार की जांच होती है। एक होती है एलिसा टेस्ट और एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, इन दोनों जांचों के द्वारा एड्स रोग का पता लगाया जा सकता है। बाकी एड्स रोग का ज्यादा कोई उपचार नहीं है सॉरी, जो एड्स रोग है इसका कोई उपचार नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि इसका बचाव ही उपचार है। यानी एक बार किसी व्यक्ति को अगर एड्स रोग हो गया तो फिर शुरुआती अवस्था में एड्स का अगर पता चल जाए तो एड्स का इलाज संभव है। एजेटी नाम की दवाई दी जाती है, एजीटी, उससे इलाज संभव है। लेकिन यदि एड्स का शुरुआती अवस्था में पता नहीं चलता है, लेकिन जब एड्स लगभग 80% शरीर में फैल जाता है तब एड्स के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और फिर वो लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो एड्स का कोई उपचार नहीं है। जिसको एड्स हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए बोला जाता है बचाव ही इसका उपचार है। यानी इन कारणों से दूर रह के एड्स से बचाव किया जा सकता है। तो ये आपके एड्स वाला टॉपिक है, वो पार्ट है, वो कंप्लीट हुआ। अगला जो हम रोग पढ़ते हैं वो पोलियो देखते हैं। इसको नोट कीजिए पहले।
तो अगला हम रोग देखते हैं पोलियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोलियो क्या होता है? पोलियो रोग के अंदर शरीर में अपंगता आ जाती है। ये ज्यादातर बच्चों में ही होता है। पोलियो रोग छोटी अवस्था में होता है। वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है और शरीर का किसी अंग में, किसी एक भाग में क्या हो जाती है? अपंगता आ जाती है। उसे पोलियो बोलते हैं, जिससे चलने फिरने में क्या होती है? दिक्कत होती है। इसलिए पोलियो की खुराक दी जाती है। छोटे बच्चों को 5 वर्ष तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और पोलियो के टीके का भी सोक नामक वैज्ञानिक के द्वारा निर्माण किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? विषाणु जनित रोग है ये, विषाणु जनित रोग। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना आपको, शरीर में अपंगता उत्पन्न। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतया बच्चों में होता है। अगला पॉइंट, 5 वर्ष तक के बच्चों में, 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगला पॉइंट, पोलियो का टिक्का भी लगाया जाता है। अगला पॉइंट, पोलियो के टीके की खोज सोक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आपके पोलियो रोग है, विषाणु जनित, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला रोग है पोलियो के बाद, वो है रेबीज। रेबीज भी विषाणु के कारण होता है और इस रोग का संक्रमण है वो संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग। जरूरी नहीं है कि हर किसी कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाएगा। अगर किसी कुत्ते के अंदर इस प्रकार का वायरस है और अगर वो कुत्ता आपको काटेगा तो रेबीज रोग हो जाएगा। जिस व्यक्ति को रेबीज रोग हो जाता है कुत्ते के काटने के पश्चात, उसको पानी से डर लगने लगता है और पानी से डरना कहलाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी जल और फोबिया यानी डरना, यानी रोगी व्यक्ति जल से डरने लगता है, इसलिए रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोग के उपचार के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। रेबीज रोग के टीके की खोज है वो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो पहला क्या पॉइंट ध्यान रखना है? विषाणु जनित रोग है ये, जो हमने ट्रिक से पढ़ ही लिया है। विषाणु जनित रोग, इसका रोग कारक है रेप्डोवायरस। नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति जल से डरता है, इसलिए इस रोग को
हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज रोग का संक्रमण कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर द्वारा की गई। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर द्वारा की गई। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं और यह विषाणु जनित रोग है। कौन से वायरस के कारण होता है? तो इसका रोग कारक है रेब्डो वायरस। रोग कारक है रेब्डो वायरस। ठीक है, रेबीज रोग के पॉइंट्स नोट कर लीजिए। उसके बाद जो अगला आपके विषाणु जनित रोग है उसे बोलते हैं पीलिया या पीत ज्वर। ये भी आपके क्या है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग। अब क्या होता है, पीलिया रोग के अंदर यकृत के अंदर सूजन आ जाती है। पीलिया रोग का जो वायरस होता है अगर वो शरीर को संक्रमित करता है तो यकृत में सूजन आ जाती है और यकृत में सूजन आने से यकृत है वो बिलीरुबिन वर्ण का निर्माण है वो ज्यादा करने लगता है। आपको पता हो तो बिलीरुबिन वर्ण का काम होता है शरीर में पीला रंग प्रदान करना और हमारी जो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। तो यकृत जहां सामान्य मात्रा में थोड़ा थोड़ा बिलीरुबिन बनाता है, अगर इसमें सूजन आ जाती है तो ये ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनाने लगता है और इसके कारण जो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन बचता है वो प्लाज्मा के अलावा शरीर के बाकी अंगों में जाकर जमने लगता है। जैसे हमारी आंखों में, त्वचा पर, नाखूनों में वो जमने लगता है और व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है। यानी पूरा शरीर है वो
पीला दिखाई देता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत या लीवर। तो पहला पॉइंट ये विषाणु जनित रोग है। इस रोग में यकृत प्रभावित होता है, अर्थात यकृत में सूजन आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन नामक वर्णक का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिलीरुबिन आंख, त्वचा तथा नाखूनों पर जमने लगता है, जिसके कारण शरीर का रंग पीला हो जाता है। और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, पीलिया रोग या पीत ज्वर। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, और ज्यादा मात्रा में किस वर्णक का निर्माण करता है, बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण करता है। नोट कीजिए। इसके बाद जो अगला रोग है विषाणु जनित, वो है चेचक रोग। ये भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। वेरियोला नाम का वायरस होता है विषाणु जनित रोग। देखिए, यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। उनमें क्या होता है कि सबसे पहले बुखार आता है, और बुखार आने के 2-3 दिन बाद उनके शरीर पर लाल लाल दाने जैसे उभरने लगते हैं। वो पहले हाथ पैरों पर, मुंह पर आते हैं, फिर पूरे शरीर पर वो लाल लाल दाने फैल जाते हैं और उनमें एक द्रव पदार्थ भर जाता है। फिर 2-3 दिन बाद वो द्रव पदार्थ सूखता है, तो वो उनके ऊपर पपड़ी आ जाती है दानों के ऊपर, और फिर वो पपड़ी वापस उतरने लगती है। तो इस प्रकार 10-12 दिन में धीरे धीरे ये रोग आकर वापस जाता है। तो इस रोग को क्या बोला जाता है, चेचक रोग या स्मॉल पॉक्स भी बोला जाता है इसको। और इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नोट करते हैं। इस रोग में बुखार के साथ ही शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं, जिसके कारण लाल दाने उभर जाते हैं तथा उनमें पानी भर जाता है। कुछ दिन पश्चात पानी सूख जाता है तथा उस पर पपड़ी आकर उतर जाती है। मुख्यतया बच्चों में होता है।
यह रोग मुख्यतया बच्चों में होता है। इस रोग के उपचार हेतु चेचक का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए चेचक रोग को। उसके बाद जो अगला आपके लास्ट विषाणु जनित रोग है मेनली वो है आपके हिपेटाइटिस या यकृत शोथ। देखिए अभी हमने पढ़ा पीलिया रोग, तो एक प्रकार का ये पीलिया ही होता है जिसका नाम चेंज है। तो यकृत शोथ दो प्रकार का होता है, हिपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, एक होता है हिपेटाइटिस ए या यकृत शोथ ए और एक होता है हिपेटाइटिस बी यानी यकृत शोथ बी। अभी मैंने आपको बताया था पीलिया में कि पीलिया एक प्रकार का हिपेटाइटिस ही है, तो कौन सा इनमें से पीलिया है? इसे पीलिया भी कहा जाता है, ये है पीलिया, इसे पीलिया भी कहा जाता है। और सेम वही लक्षण होंगे जो किसमें होते हैं, पीलिया में होते हैं। हिपेटाइटिस बी को सीरम हिपेटाइटिस भी बोला जाता है या सीरम यकृत शोथ भी कहा जाता है, इसे सीरम हिपेटाइटिस बी और ये बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है, एड्स की तरह ही ये संक्रमित होता है। और व्यक्ति को इस रोग में क्या होता है, बुखार आता है, पेशाब मूत्र है वो ज्यादा गहरे पीले रंग का हो जाता है, कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती है और ये यौन संबंधों के द्वारा फैल जाता है, रक्त के द्वारा फैल सकता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। यह रोग एड्स से भी घातक है। इस रोग के लक्षण बुखार, कमजोरी, भूख ना लगना, मूत्र गहरे पीले रंग का, ठीक है। और क्या होगा, इस रोग का संक्रमण निम्न कारणों से होता है। यौन संबंधों से, रक्तादान द्वारा,
माता द्वारा बच्चे में, ठीक है। तो दोनों प्रकार ध्यान रखना। हिपेटाइटिस बी, तो ए तो वही है, पी लिया, और हिपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है, सीरम हिपेटाइटिस। ये एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस प्रकार एड्स का संक्रमण होता है वैसे ही किसका होता है, हिपेटाइटिस बी का। नोट कर लीजिए पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे विषाणु जनित रोग थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो पहले उसी प्रकार जैसे हमने जीवाणु और विषाणुओं की ट्रिक से याद किया था वैसे इसको भी याद करेंगे कि आपके कौन कौन से रोग है जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है और उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोटोजोआ जनित रोग। देखिए इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। क्या पापा सोते हैं क्या काम पे? नहीं सोते। पापा सोएंगे तो काम कौन करेगा? ये आपको याद रखने के लिए बस एक ट्रिक बताई गई है, तो ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक में हर्ड वर्ड्स का क्या मीन है, एक
पा से होगा पायरिया, पा से होगा पेचिस, का से होगा कालाजार रोग, में से होगा मलेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट रोग यही है। सोते से है सोने की बीमारी या निद्रा रोग। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमीबियासिस, या उसको बोला जाता है अमीबी पेचिस। पहला प्रोटोजोआ जनित रोग है अमीबियासिस, या इसे बोला जाता है अमीबी पेचिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रोग है वो रोग कारक होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, उस वायरस के कारण होता है। तो इसका रोग कारक क्या होता है? इसका रोग कारक होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये हमारे शरीर में घुस जाता है और एक स्पोरोजोइट अवस्था होती है इसकी। वो क्या करता है, शरीर के अंदर उत्तक अपघटन के लिए एंजाइम का स्राव करता है और उसके कारण हमारी आंतरिक भित्ति की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। उनसे एक पदार्थ निकलता है, वहां पर छाले जैसी संरचना बन जाती है और उसमें लिक्विड भर जाता है और फिर वो लसलसा पदार्थ मल के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो इसका लक्षण है पेट में मरोड़े आना, दस्त आना और दस्त के साथ खून और लसलसा पदार्थ निकलना। ठीक है, तो इसका रोग है वो घरेलू मक्खियों के द्वारा, गंदी सामग्री पानी के द्वारा होता है। तो अगर जिसको ये रोग हो रखा है उसे स्वच्छ सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बाहर का खुला खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या है? पेट में मरोड़े आना, दस्त लगना, दस्त में खून आना। ठीक है, इस रोग का संचरण घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है। इस रोग से बचाव हेतु बाहर की खुली खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है,
नोट कर लीजिए पॉइंट। तो इससे अगला जो प्रोटोजोआ वाला रोग है वो है निद्रा रोग। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। एक प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा गेम्बुएंसिस, उसके कारण ये रोग होता है। तो रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा गेम्बुएंसिस। देखिए ये जो रोग कारक है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसके कारण मस्तिष्क में क्या होता है, शरीर में आलस्य आता रहता है, व्यक्ति निद्रा में ही रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निद्रा रोग बोला जाता है। तो यह रोग कारक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लक्षण है अत्यधिक आलस्य तथा निद्रा। ठीक है, नोट कर लीजिए निद्रा रोग को।
तो इसके बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है आपके मलेरिया। जो मलेरिया रोग है इसका रोग कारक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखना है। जो मलेरिया रोग है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपकी क्लास का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मलेरिया रोग को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।